हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं योजनाएं, जो राजस्थान सरकार से संबंधित योजनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारे योजनाओं के पार्ट हमने अपलोड किए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप उनको देखिए, इससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो पहली योजना आती है आज की हमारी छात्रा स्कूटी योजना। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना पहली आती है। तो इस योजना में क्या है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य हमारे राजस्थान राज्य की जो मेधावी छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली जो छात्राएं होंगी उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी, ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा को जारी रख सके, आगे की शिक्षा को वो जारी रख सके। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो लाभार्थी की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% अंक या फिर सीबीएसई या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं जो स्नातक या ग्रेजुएशन में नियमित रूप से प्रवेश ले चुके हैं, मतलब रेगुलर छात्रा के रूप में प्रवेश लेती है। तो आरबीएससी से 12वीं में 65% और सीबीएसई से 75% प्राप्त करने वाली छात्राएं जो ग्रेजुएशन में नियमित छात्रा के रूप में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो वो छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी। लाभ की बात करें तो चयनित छात्राओं को स्कूटी, हेलमेट, 2 लीटर पेट्रोल और 1 साल का सामान्य बीमा, 5 वर्ष का तृतीय पक्ष बीमा, स्कूटी दी जाने तक का परिवहन व्यय दिया जाएगा। मतलब यहाँ तक जितना भी खर्चा होगा सारा खर्चा कौन देगी, सरकार देगी। तो ये थी हमारी कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना। अब आती है हमारे देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य हमारे पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें आवश्यक संसाधन है वो प्रदान करना है। अब बात करें इस योजना की मुख्य विशेषताओं की। जो योजना है तो योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें लाभार्थी कौन होगा, राजस्थान का विशेष पिछड़ा वर्ग जिसमें गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लोहार, रायका, गडरिया ये सारे वर्ग आएंगे। तो इनकी वो छात्राएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब आरबीएससी या सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुकी है। तो वे बालिकाएं जो हमारे आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करके स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुकी हैं, वे सारी छात्राएं हमारी इसके लिए पात्र होंगी। लाभ की बात करें तो चयनित छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी, 1 वर्ष का बीमा, 2 लीटर का पेट्रोल प्रदान किया जाएगा। साथ ही वे छात्राएं जो स्कूटी प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ही पहले आओ पहले पाओ की नीति पर कुछ ही छात्राओं को ये दिया जाता है। तो जिनको ये नहीं मिलेगा तो उनकी बात करें तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में स्नातक के प्रत्येक वर्ष में 10,000, मतलब 3 साल के लिए जैसे ग्रेजुएशन करती है छात्राएं तो तीनों साल के लिए 10,000 रुपये, मतलब 30,000 रुपये, और अब तो 4 साल की हो गई तो मतलब 40,000 रुपये, और स्नातकोत्तर मतलब एमए या फिर जो हमारे जो एमए होता है, एमएससी होता है, तो इस तरह स्नातकोत्तर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, तो इसमें हर साल 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, मतलब 20-20 करके 40,000, तो एक तरह से 80,000 रुपये हो जाते हैं। तो वही बात है कि प्रत्येक वर्ष में 10-10 हज़ार रुपये और स्नातकोत्तर के प्रत्येक वर्ष में 20,000 रुपये दिए जाएंगे जिनको स्कूटी नहीं मिलती है। इस योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज में अपना सकारात्मक योगदान दे सके। तो योजना का नाम क्या है हमारे, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना। इसमें सभी को छात्र स्कूटी नहीं मिलती है। फिर आती है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। क्या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा पहल है, जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना के 1 मई 2021 को शुरू की गई थी, जो पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानी जाती थी, जिस नाम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानी जाती थी। बजट 2023-24 के अनुसार, जिसके अनुसार बजट 2023-24 के अनुसार इस योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवरेज को 10 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख कर दिए गए। कितना, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिए गए।
अब योजना की बात करें, योजना की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले कवरेज की बात करें तो प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का तो बीमा मोड में और 20 लाख रुपए ट्रस्ट मोड में दिए जाएंगे। क्या 20 लाख रुपए ट्रस्ट मोड में दिए जाएंगे। साथ ही अंग प्रत्यारोपण कॉन्क्लियर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है। अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति विकल्प भी दिए जाएंगे, मतलब वो अन्य राज्यों से इलाज कराना चाहें तो भी उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा। लाभार्थी की बात करें तो राज्य के सभी नागरिक, विशेष रूप से बीपीएल कार्ड धारक, किसान, सरकारी कर्मचारी, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के जो हमारे नागरिक हैं राजस्थान के, वो इसके लाभार्थी होंगे। प्रीमियम की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना NSECC, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों, वरिष्ठ नागरिक, 70 साल से अधिक आयु वाले और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क दिया जाएगा। ये इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की उनको ज़रूरत है केवल, लेकिन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्य परिवारों के लिए 850 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अन्य परिवारों के लिए कितना? 850 रुपये इसमें निर्धारित किए गए। इस योजना में प्रति परिवार 1965 रुपये, कितना? 1965 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1100 रुपये तो राज्य सरकार के द्वारा और 850 रुपये या 865 रुपये बीमाधारी के द्वारा प्रीमियम का निर्धारित भुगतान किया जाता है। जो हमारे इन वर्गों से नहीं है तो उनके लिए ये 850 रुपये की निर्धारित राशि है। जो योजना में, इस योजना में क्या है, 1819 पैकेजों को कवर किया गया है, जिसमें 1761 पैकेज बीमा मोड में और 58 पैकेज क्या ट्रस्ट मोड में। तो 5 लाख तक का तो हमारे पैकेज बीमा मोड में दिया जाएगा और 58 पैकेज क्या है हमारे ट्रस्ट मोड में, मतलब 20 लाख तक का हमारे ट्रस्ट मोड में दिया जाएगा। तो इस तरह 25 लाख तक का हमारे ये बीमा कवरेज देता है। कवरेज क्षेत्र की बात करें तो राज्य के सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में ये सुविधा दी जा रही है। लाभ की बात करें तो कैंसर सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसमें 2024 के बजट में घोषित किए गए 73 डे केयर कैंसर उपचार पैकेज को भी इस योजना में शामिल किया गया है। कितना? 73 डे केयर कैंसर उपचार पैकेज को इस योजना में शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक की चिकित्सा जांच और दवाइयाँ इसके अंदर मिलेगी। कितना? जब हमारे डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक की और भर्ती होने से पहले 5 दिन की। फिर अगली योजना आती है आयुष्मान वय वंदना योजना। क्या आयुष्मान वय वंदना योजना की बात करें तो आयुष्मान वय वंदना योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य हमारे 70 साल या उससे अधिक के आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत क्या है, पात्र जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे गंभीर बीमारियों और चिकित्सा खर्चों से सुरक्षित रह सकें। अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? कवरेज राशि की बात करें तो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। लाभार्थी की बात करें तो 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक, चाहे वे हमारे सामाजिक आर्थिक स्थिति इनकी कुछ भी हो, लेकिन वो क्या है 70 साल से अधिक आयु के होनी चाहिए, वो इसके पात्र होंगे। कवरेज क्षेत्र की बात करें तो सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है। क्या है? हमारे सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है। बीमारियों की बात करें तो कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरोसर्जरी सहित लगभग 2000 चिकित्सा प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल की गई है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। अब आवेदन की बात करें, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार आवेदन कर सकता है? ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। पात्र वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके PMJ 470+ विकल्प का चयन करें और आवश्यक विवरण भर दें। दस्तावेजों की बात करें तो इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ये सब सारे आवश्यक दस्तावेज शामिल किए गए। सहायता केंद्र की बात करें, यदि ऑनलाइन पंजीकरण में कठिनाई हो तो निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल और जन सेवा केंद्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें इसकी,
इस योजना की। तो योजना की बात करें तो अतिरिक्त कवरेज, यदि परिवार में पहले से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया जा रहा है, जिस परिवार में हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है, उस परिवार में पहले से ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया जा रहा है, तो 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को अतिरिक्त 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा। क्या है उनको, क्या उनसे अलग, ऐसे तो परिवार को, एक पूरे परिवार को 5 लाख का मिलता है, लेकिन पूरे परिवार में वो शामिल नहीं होंगे, उनको 5 लाख का अलग से दिया जाएगा और परिवार को 5 लाख का अलग से दिया जाएगा। अन्य योजनाओं के साथ समन्वय की बात करें तो जो वरिष्ठ नागरिक पहले से केंद्र या राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी मौजूदा योजना और आयुष्मान वय वंदना योजना में से एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। मतलब कोई भी सर्विस करते हैं और उनको किसी प्रकार के अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो उन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं कि या तो वो उनकी योजना ले सकते हैं या फिर आयुष्मान वय वंदना योजना में से चुन सकते हैं। पंजीकरण की बात करें तो 29 अक्टूबर 2024 को योजना की शुरुआत के बाद से 2 महीने से भी कम समय में 25 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इसमें पंजीकृत कराया है। इस योजना का उद्देश्य हमारे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक बोझ से मुक्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिससे वे स्वस्थ और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। ये योजना हमारे 1 जनवरी 2022 से चालू है, ये प्रभावी है। कब से? 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। अब इस योजना की विशेषताओं की बात करें। सबसे पहले आर्थिक सहायता की बात करें तो पात्र लाभार्थियों को मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। इसमें क्या, जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। पुरुष आवेदकों को 4,000 रुपये प्रतिमाह, महिला, विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर जो भी आवेदक होंगे उनको 4500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। यह भत्ता अधिकतम 2 वर्ष और स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त होने तक जो भी पहले हो वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं विशेषताओं की, तो देख लिया हमने, पात्रता की देखते हैं। पात्रता की बात करें तो आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को क्या है? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए और आवेदन के समय बेरोजगार भी होना चाहिए। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए तो अधिकतम 30 वर्ष, जबकि SC, ST, महिला, विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है अधिकतम। फिर आवेदन प्रक्रिया की बात करें, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो जो हमारे इच्छुक उम्मीदवार है राजस्थान सरकार की SSO पोर्टल पर अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये चीज़ें शामिल है, तो ये कर सकते हैं। कौशल विकास और इंटर्नशिप की बात करें तो लाभार्थियों को किसी अन्य सरकारी विभाग में कम से कम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण और उसके बाद दैनिक 4 घंटे की इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, कौशल विकास और इंटर्नशिप की, तो 3 महीने का तो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रत्येक जो लाभार्थी होगा उसको किसी भी सरकारी विभाग के अंदर कम से कम, और उसके बाद रोज उसे 4 घंटे की दैनिक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो युवा हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके कौशल में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और राज्य के विकास में योगदान दे सके। अगली योजना आती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार के द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना को निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है, मतलब कि जिनका लिंगानुपात 100 से कम है तो उन जिलों में इसको शुरुआत की गई है। योजना की बात करें तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य आता है हमारे लिंग अनुपात में सुधार। लिंग अनुपात में सुधार की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने और समाज में बेटियों की स्वीकृति को बढ़ाने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों की स्वीकृति बढ़ाने के लिए कहाँ समाज में ये योजना शुरू की गई है। दूसरा हमारे शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट दर है इसको कम करना। तीसरा महिला सशक्तिकरण, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करना। तो ये हमारे 3 लक्ष्य हैं किसके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें।
फिर आते हैं हमारी मुख्य विशेषता। इस योजना की मुख्य विशेषता क्या है? विशेषता की बात करें तो लिंग आधारित जो भेदभाव उसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना है। क्या करना है? लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना है। बेटियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना है। बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएं और छात्रवृत्ति देनी है। और भ्रूण हत्या रोकने के लिए कड़े कानून बनाना है। PCPNDT जो हमारा एक्ट है वो हमारे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। लाभार्थी कौन होंगी? 0 से 18 साल तक की बालिकाएं, माता पिता और अभिभावक जिनके 2 या उससे कम उम्र की कम बेटियां हैं। बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें यह योजना समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और उन्हें समान अवसर देने के लिए बनाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फिर आती है अगली योजना हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो इस योजना का लक्ष्य हमारे समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनकी कन्याओं के विवाह को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के माध्यम से क्या क्या दिया जाता है देखें तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो हमारे SC ST और अल्पसंख्यक BPL परिवारों की जो कन्याएं होंगी उनके विवाह के लिए 31,000 रुपये की राशि एक मुश्त दी जाती है। इसके अलावा यदि 10वीं पास कन्याओं बालिका है जो 10वीं पास है तो उनको 10,000 रुपये, इसका मतलब कुल मिला के 41,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि बालिका स्नातक है मतलब ग्रेजुएट है तो उन्हें 20,000 रुपये मतलब कुल मिला के 51,000 रुपये कन्यादान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिए जाते हैं। BPL परिवारों अंत्योदय परिवारों BPL परिवारों अंत्योदय परिवारों आस्था कार्ड धारकों आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवाओं जो हमारे विशेष योग्यजन व्यक्तियों पालनहार लाभार्थियों 18 वर्ष से इससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह के लिए 21,000 रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। और ये जो लाभार्थी हमारे उनको यदि 10 से पास की कन्या है तो 10,000 रुपये, स्नातक है तो 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये हमारे 21,000 के अलावा दिए जाएंगे तो 31,000 दिए जाएंगे 10 से पास से अधिक के लिए। और यदि ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपये मतलब 41,000 रुपये दिए जाएंगे। अब आती है हमारी अगली योजना विधवा विवाह उपहार योजना। योजना का नाम है विधवा विवाह उपहार योजना। यदि कोई भी विधवा विवाह जो पेंशन योजना की लाभार्थी है विवाह करती है तो राज्य सरकार उसे विवाह पर 51,000 रुपये का उपहार देगी। क्या? कोई भी विधवा महिला जो पेंशन योजना की लाभार्थी है विवाह करती है तो राज्य सरकार क्या करती है उसके विवाह पर 51,000 रुपये का उपहार देगी। फिर आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो ये योजना क्या कहती है? यह योजना भारत सरकार के द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई थी। कब से? 1 जनवरी 2017 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाना है। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना और मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाना है। पहले बच्चे के लिए लाभार्थी को 5,000 रुपये 2 किस्तों में पहले 3,000 फिर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। जब वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं तो उन्हें 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अब दूसरी किस्त की बात करें तो यदि दूसरा बच्चा लड़की है तो शर्तों और दस्तावेजों की जांच के बाद 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से पहले संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को 1,500 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान शुरू किया है। मतलब पहली संतान होगी, पहली संतान पर गर्भवती महिलाओं को वो 5,000 रुपये तो दिए ही जाते हैं, 1,500 रुपये अतिरिक्त रूप में राज्य सरकार भी देती है, क्योंकि 5,000 तो हमारी केंद्र सरकार दे रही है और 1,500 हमारी राज्य सरकार भी दे रही है। तो एक तरह से कितने हो गए? 6,500 रुपये हो गए। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए यह राशि 1 सितंबर 2024 से 6,500 से बढ़ा के कितनी कर दी है? 10,000 रुपये कर दी गई। यदि महिला कैसी है? दिव्यांग महिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना 2021। योजना का नाम क्या? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना 2021 की बात करें तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य हमारे विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्चे हैं उसको कम करना, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी हमारी सामाजिक कुरीतियाँ उसको रोक लगाना, सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहन करना है। अब योजना की बात करें तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? पहली बात करें सामूहिक विवाह में सबसे पहले वित्तीय सहायता की बात करें तो वधू के लिए बात करें तो प्रत्येक वधू को 21,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं।
जो ये सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे तो आयोजकों के लिए प्रत्येक जोड़े के लिए 4,000 रुपये की राशि आयोजन खर्च के लिए संस्था को प्रदान की जाती है। जो संस्था है उसको कितनी दी जाती है, हमारे 4,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से राशि दी जाती है। फिर आता है सर्वधर्म सामूहिक विवाह प्रोत्साहन। क्या सर्वधर्म सामूहिक विवाह प्रोत्साहन की बात करें तो यदि कोई संस्था विभिन्न जातियों और धर्मों के कम से कम 50 जोड़े, कितने, कम से कम 50 के 25 जोड़े, प्रत्येक जाति और धर्म से न्यूनतम 5 जोड़े होने चाहिए। क्या, एक ही जाति के कम से कम क्या 5 जोड़े उसमें होने चाहिए। तो और ऐसे कम से कम कितने होने चाहिए, 25 जोड़े होने चाहिए। इनका सामूहिक विवाह आयोजित करती है, इन सब का क्या सामूहिक विवाह आयोजित करती है, तो उन्हें अतिरिक्त 10 लाख का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। पात्रता की बात करें तो वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वर या वधु में से कम एक राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। जब वर या वधु की बात करें तो उसमें कम से कम क्या एक राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। आवेदन की बात करें तो आयोजक संस्था को विवाह की तिथि से कम 15 दिन पहले SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। आवेदक के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र, वर वधु की आयु और निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वधु और संस्था के बैंक खाते का विवरण, ये सब चीज़ें इसमें लगानी पड़ेगी। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने और सामूहिक विवाह है इसको बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सहायता मिलती है और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन मिलता है। अगली योजना आती है हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना, तो इसकी बात करते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म, शिक्षा, सशक्तिकरण इनको प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत जो पात्र बालिका होगी उनके विकास और शिक्षा के विभिन्न चरणों में कुल मिला के 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाती है। कितनी, 7 किस्तों में हमारे 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। बात करें योजना की विशेषताओं की तो इसमें वित्तीय सहायता किस तरह दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में बालिका के जन्म पे 2,500 रुपये, दूसरी किस्त में 1 वर्ष की आयु पूरी करने और सभी टीकाकरण के काम पूरा करेंगी तो उनको 2,500 रुपये दी जाएंगे। तीसरी किस्त में जब बालिका कक्षा 1 में प्रवेश करती है तो 4,000 रुपये दिए जाएंगे। चौथी किस्त में 6ठी कक्षा में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। पाँचवीं किस्त की बात करें तो पाँचवीं किस्त में कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11,000 रुपये, 6ठी किस्त में 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 7वीं किस्त की बात करें तो बालिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे, या 50,000 रुपये स्नातक उत्तीर्ण करने पर दिए जाएंगे। 6 किस्तें अभिभावक को दी जाएगी, या 6 किस्तें तो अभिभावक को दी जाती है, जबकि 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है। पात्रता की बात करें तो बालिका की माता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 या उसके बाद होना चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है। आवेदन की बात करें तो आवेदन कैसे किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया तो गर्भवती महिला को SANC जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जमा कराने होंगे। बालिका के जन्म के बाद संबंधित दस्तावेज PCTS पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसके पश्चात पहली किस्त सीधे माता पिता और अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अगली योजना आती है हमारी कालीबाई भील उड़ान योजना। योजना का नाम है कालीबाई भील उड़ान योजना। तो यही योजना राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और आजीविका सैनिटरी नैपकिन खरीद करके आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित करती है। पहले इस योजना का नाम की बात करें तो IM शक्ति उड़ान योजना, मतलब इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के नाम से इसे जाना जाता था, और अब किस नाम से जाना जाता है, कालीबाई भील उड़ान योजना। अगली योजना आती है हमारी इंदिरा गांधी विधवा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की बात करें तो इस योजना के तहत क्या जो हमारे BPL परिवार है कि BPL परिवार के 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो विधवा महिला होगी उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
तो 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को 1150 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए हमारे 500 रुपये का केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। बाकी जितना भी पैसा है वो राज्य सरकार वहन करती है। तो 300 रुपये 80 साल से कम वालों के लिए और 500 रुपये 80 साल से ज़्यादा वालों के लिए केंद्र सरकार देती है। बाकी सारा पैसा राज्य सरकार को ही देना पड़ता है। तो 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु की विधवा होंगी उनको 1150 और 75 से अधिक के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं। अगली योजना आती है हमारी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिला, कौन सी 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 साल से कम आयु वर्ग की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को 1150 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। इस योजना के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। कितनी? 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकती है। अगली योजना हमारी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में जो अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं, उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अनाथ बालक बालिका को तात्कालिक सहायता के रूप में तो 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। तुरंत 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रति माह, 2,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाती है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। कितनी? 5 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। उन्हें सरकारी विद्यालयों, छात्रावासों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, कॉलेज छात्रावासों में प्राथमिकता, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। जो हमारे बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो भी, उसमें भी इसको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अतिरिक्त विधवा जो महिला होगी उनको 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, ये तो बच्चों के लिए थी, और उनकी जो विधवा महिला होगी उनके लिए 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता के साथ 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दे है। साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह और 2,000 रुपये वार्षिक सहायता दे होगी। फिर एक योजना आती है हमारी समेकित बाल विकास सेवाएं। क्या? समेकित बाल विकास सेवाएं मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। बात करें इसकी तो ये कार्यक्रम हमारे 2 अक्टूबर 1975 को विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रख के शुरू किया गया था। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य था। बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए इसको आधार तैयार किया गया है। मतलब बच्चों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना इसका उद्देश्य। मृत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण, स्कूल ड्रॉप आउट, इसकी दर को घटाना भी इसका उद्देश्य। बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियों और क्रियान्वयन का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना। बच्चे हैं तो बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए माँ को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में राज्य में 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। राज्य इसमें से 22 योजनाएं शहरी क्षेत्रों में, 42 परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में और शेष 299 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। पन्नादाय बाल गोपाल योजना की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को दूध और चीनी प्रदान करके उनके पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार और विकास, शैक्षिक विकास हो सके। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, कितनी? प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी रोज 15 ग्राम दूध पाउडर मतलब 150 मिलीलीटर गर्म दूध प्राप्त करते हैं। 15 ग्राम दूध पाउडर से बना हुआ 150 मिलीलीटर गर्म दूध प्राप्त करते हैं, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी 20 ग्राम दूध पाउडर मतलब 200 मिलीलीटर गर्म दूध प्राप्त करते हैं। कौन से? 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी। तो किससे बना होगा? 20 ग्राम मिल्क पाउडर से।
इसके अतिरिक्त प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 8.4 ग्राम चीनी और 6ठी से 8वीं के लिए 10.2 ग्राम चीनी दी जाती है रोज। दूध गर्म करने के लिए सिलेंडर के लिए 1500 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया है। और मिल्क पाउडर की बात करें तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा 421 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम पैकिंग मिल्क पाउडर की विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही है। अगली योजना आती है हमारी पालनहार योजना। योजना का नाम क्या? पालनहार योजना। बात करें इसकी तो पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक नगद हस्तांतरण योजना है, जो क्या करती, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए प्रारंभ की गई थी। पहले यह अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी श्रेणियों के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ कर दिया गया। इस योजना में बंदी माता पिता, मतलब जिनके माता पिता जेल में हैं, बंदी माता पिता, विधवाओं, पुनर्विवाहित विधवाओं, कुष्ठ रोग, HIV एड्स से संक्रमित माता पिता, ये विशेष योग्यजन माता पिता, ये अन्य कमज़ोर समूह के जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। अब देखें इसके अंदर मिलेगा क्या क्या। तो इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह, 6 से 18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, यदि उनका नामांकन विद्यालय में किया गया है। अन्य श्रेणियों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 750 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके साथ ही कपड़े और आवश्यकताओं के लिए 2000 रुपये वार्षिक एक मुश्त राशि भी दी जाती है। अगली योजना आती है हमारे डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। योजना का नाम क्या है हमारे? डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। तो ये क्या करती है, हमारे समाज में अस्पृश्यता का निवारण करने के उद्देश्य से। किसके लिए? समाज में अस्पृश्यता का निवारण करने के उद्देश्य से सवर्ण, हिंदू और अनुसूचित जाति के बीच में, किसके बीच में? सवर्ण, हिंदू और अनुसूचित जाति के बीच में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? अंतर्जातीय जो विवाह है उसको प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए प्रति युगल स्वीकृत किए जाते हैं। इस योजना में केंद्र सरकार तो क्या 1.25 लाख रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा 9.25 लाख, मतलब 8,75,000 रुपये का हिस्सा राज्य सरकार का और 1,25,000 रुपये का हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। प्रत्येक जोड़े को कितना? 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। फिर आती है हमारी कौन सी? सहरिया, खैरवा, कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा। क्या सहरिया, खैरवा, कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा की बात करें तो राजस्थान राज्य के जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा लाभार्थियों को खाद्य तेल, घी, दाल ये सब उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में 12 जिले की सहरिया, उदयपुर जिले की कथोड़ी और खैरवा जनजाति को प्रति माह परिवार के प्रति सदस्य 250 मिलीलीटर घी, 500 मिलीलीटर हमारे खाद्य तेल और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। एक पाव तो घी और 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर हमारे जो खाद्य तेल और आधा किलो जो हमारे क्या निःशुल्क दाल उपलब्ध कराई जाती है। सामग्री की बात करें, सामग्री का लाभार्थियों को वितरण पॉइंट ऑफ सेल मतलब POS मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उनके माध्यम से किया जाता है। अगली योजना आती है हमारी विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। योजना का नाम क्या है? विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। तो इस योजना के अंतर्गत राजकीय और राज्य और केंद्र से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, कहाँ पे? राजकीय तथा राज्य अथवा केंद्र से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत जो पात्र विशेष योग्यजन हमारे विद्यार्थी हैं उनके परिवार को प्रति वो जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह, कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रति माह ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और ये किसके लिए दी जाती है? विशेष योग्यजन होंगे बच्चे उनको। अगली योजना आती है हमारे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। तो इस योजना में 5 लाख तक का ऋण स्वरोजगार हेतु विशेष योग्यजनों को दिया जाता है। कितना? 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है स्वरोजगार के लिए। किनको? विशेष योग्यजनों को, जिनकी स्वयं और परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय कितनी हो? 2 लाख से कम हो, उनको ये दिया जाता है। राज्य के द्वारा 50,000 रुपये की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50% तक जो भी कम हो वो प्रदान किया जाता है। राज्य के द्वारा क्या? 50,000 रुपये की अनुदान राशि
अथवा ऋण की जो 50% जो भी कम हो वो दिया जाएगा। फिर आती है हमारे संयुक्त सहायता अनुदान। क्या संयुक्त सहायता अनुदान की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन जो आयकरदाता नहीं है उनको स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता और शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग और या फिर उपकरण जैसे हमारे ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, कैपिलर, स्वर्ण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, हमारे स्मार्टफोन, जयपुर फुट, जूते, पाम पैड, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रदान करने के लिए 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कितनी? 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा। यह है संयुक्त सहायता योजना, संयुक्त सहायता अनुदान। फिर आता है हमारा सुखद दाम्पत्य योजना। योजना का नाम क्या? सुखद दाम्पत्य योजना। तो इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उनको विवाह पश्चात सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितनी? 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पंजीकृत सोसाइटी होगी जो विवाह कराएंगे तो आयोजक को 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। युवाओं द्वारा 80% दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर यदि कोई भी युवा 80% से अधिक जो दिव्यांगता वाला विशेष योग्यजन है उसको जीवन साथी बनाता है तो उसको 5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक योजना आती है हमारी आस्था योजना। आस्था योजना की बात करें तो ऐसे परिवार जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति 40% से अधिक विशेष योग्यजन हो उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे क्या है इन परिवारों को बीपीएल के समान सुविधाएं उपलब्ध होती है। उनको क्या है? बीपीएल के समान सुविधाएं उपलब्ध होती है। एक पॉलिसी आती है हमारी सिलिकोसिस पॉलिसी 2019, तो उस पॉलिसी के बारे में भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं। तो इस पॉलिसी में क्या है? हमारे खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने, इन कार्यों से धूल के संपर्क में आने वाले जो हमारे श्रमिक क्या है? एक लाइलाज बीमारी है सिलिकोसिस, इससे पीड़ित हो जाते हैं। जो हमारे श्रमिक है किससे पीड़ित हो जाते हैं? सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाते हैं। इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ साथ ऐसे कार्यस्थल और श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास और बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय अपनाए जाएंगे। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण होने पर कि जैसे हमारे श्रमिक है उसको सिद्ध हो जाता है कि इसको सिलिकोसिस नामक बीमारी है, इसके प्रमाणीकरण होने पर पुनर्वास के लिए 3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित को 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। इतनी 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है पीड़ित को। पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के जो आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा, उनको 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मृतक है तो मृतक की विधवा को आयु वर्ग के अनुसार 1150 से लेके 1500 रुपये तक की विधवा पेंशन मिलती है। पालनहार योजना के तहत परिवार को अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार 750 से लेके 1500 रुपये मासिक और 2000 रुपये एक मुश्त सहायता वार्षिक रूप से दी जाती है। तो पालनहार योजना का लाभ भी इन्हें मिलेगा। पीड़ित और उसके परिवार को आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह बीपीएल सुविधाएं जैसे हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, तो ये सारी योजनाएं मिलती है, योजना के लाभ मिलेंगे। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए जो रोगी है, रोगी को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता का देने का भी प्रावधान किया गया है। एक योजना हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इसके बारे में भी बात करते हैं। सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के व्यक्तियों जो हमारे बहु निःशक्तता से ग्रसित है उनके लिए 24 नवंबर 2009 को यह योजना शुरू की गई थी। 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु के जो पेंशनधारी हैं उनको 1150 रुपये हर महीने और 75 से अधिक वाले उनको 1250 रुपये प्रति माह पेंशन राशि देय होती है। कितनी? 75 या 75 से अधिक आयु वर्ग के जो पेंशनधारी है उनको 1250 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है और 18 से 75 के बीच में 1150 रुपये। 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 300 रुपये और 80 वर्ष के अधिक आयु के पेंशनर्स को 500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी सारी राशि किसके द्वारा दी जाती है? बाकी सारी राशि हमारे राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। अगली योजना आती है हमारे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो इस योजना में 1150 रुपये प्रति माह 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजनों को पेंशन राशि देय होती है। 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपये पेंशन राशि देय है।
कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और नामित मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित सभी सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रतिमाह 1500 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। इनकी पात्रता हेतु परिवारों की वार्षिक आय 60,000 या 60,000 से कम होनी चाहिए। अगली योजना आती है हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवंबर 2007 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो सूचीबद्ध बीपीएल परिवार है उनमें 60 साल या अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय होती है। 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को हमारे 1150 रुपये प्रतिमाह, और जिसमें 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से बाकी राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। बाकी 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। तो इसमें हमने देखा 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 1150 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसमें 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से, शेष राशि हमारे राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। और 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 1150 रुपये दिए जाएंगे उनको भी, लेकिन इसमें 500 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपये दिए जाते हैं। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। कितनी? मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पुरुषों को जिनके सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 से कम है, उनको ये पात्र होंगे। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में 1150 रुपये दिए जाते हैं। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना। योजना का नाम क्या है? गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना। तो इस योजना की बात करें तो गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार के द्वारा कच्चा माल क्रय करने के लिए जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 10,000 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। कितना? 10,000 रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। फिर अंत्येष्टि अनुदान योजना। तो इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करता है तो ऐसे जो गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ को 5,000 रुपये प्रति शव के हिसाब से दिए जाएंगे। कितने? 5,000 रुपये प्रति शव के हिसाब से दिए जाएंगे उन एनजीओ संस्थानों को। एक योजना आती है नवजीवन योजना। तो अवैध शराब से के निर्माण और भंडारण बिक्री में शामिल समुदायों को, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर और संसाधन प्रदान करने, निरक्षरता को दूर करने, व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नवजीवन योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या? नवजीवन योजना। एक और योजना आती है हमारी गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। तो गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड होने पर 3 किस्तों में 1,20,000 का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक किस्त के रूप में कितनी? 40,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। ये क्या है? हमारी गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। एक योजना आती है हमारे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो भारत सरकार की यह पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लेके आना है। कहाँ? किसमें? स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लाना है। 27 सितंबर 2021 को शुरू इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। क्या? स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिवारिक रजिस्टर बनाया जाएगा। तो इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक का एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। हर भारतीय नागरिक का क्या? एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। यह कार्ड नागरिक की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जैसे हमारे मेडिकल हिस्ट्री, इलाज की जानकारी, दवाइयाँ, इन सबको एक सुरक्षित तरीके से संग्रहित करेगा। फिर एक स्वास्थ्य पहचान पत्र। क्या? स्वास्थ्य पहचान पत्र की बात करें आगे आता है हमारा स्वास्थ्य पहचान पत्र जो हमारे हेल्थ आईडी है। हेल्थ आईडी की बात करें तो हर नागरिक को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र या हेल्थ आईडी मिलेगी जो उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक जगह संग्रहित करेगी। यह कार्ड के देश भर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए द्वारा मान्य होगा। ई हॉस्पिटल और टेलीमेडिसिन की बात करें तो ये मिशन हमारे ई हॉस्पिटल्स की मदद से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। यह मिशन क्या करेगा? ई हॉस्पिटल्स की मदद से
दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसके माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे मरीज क्या घर बैठे चिकित्सकीय सलाह प्राप्त कर सकते हैं। जिससे कि हमारे जो मरीज है घर बैठे चिकित्सकीय सलाह प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल डाटा फॉर्म की बात करें, डाटा प्लेटफॉर्म की बात करें, तो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे डॉक्टर को बेहतर तरीके से इलाज करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, डॉक्टर को बेहतर तरीके से इलाज करने में मदद मिलेगी। इस सुरक्षा और गोपनीयता की बात करें तो नागरिकों के स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को केवल संबंधित व्यक्ति और चिकित्सक तक ही पहुंचने की अनुमति होगी। क्या है, प्रत्येक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को केवल संबंधित व्यक्ति और चिकित्सक तक ही पहुंचने की अनुमति होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत इंटीग्रेशन की बात करें, इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत इंटीग्रेशन की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना को इस मिशन में से जोड़ा जाएगा। इससे लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवेदन और निगरानी करने में आसानी रहेगी। अब बात करते हैं इस योजना के लाभ की। तो इस योजना में लाभ किस तरह दिया जाएगा। सबसे पहले सुविधा की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच आसान होगी। इस संगठित डेटा स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी एक जगह संकलित और सुरक्षित होगी। बेहतर इलाज की बात करते हैं, डॉक्टरों के पास सही जानकारी होने से बेहतर उपचार की संभावना होगी। क्या होगा, डॉक्टर के पास सही जानकारी होने से बेहतर उपचार की संभावना होगी। नगरीकरण, देश भर में एक समान और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। देश भर में एक समान और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। आवेदन की बात करें तो स्वास्थ्य पहचान कार्ड के लिए आवेदन किस तरह से किया जा सकता है, तो उसकी बात करें तो किसी भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में पंजीकृत करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण उसके अंदर भरने होंगे। यह मिशन क्या भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवा प्रबंधन और वितरण को सुधारने के लिए एक व्यापक और डिजिटल दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे क्या लोगों को बेहतर और तेज चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। तो इस तरह हमने योजनाओं का एक और लेक्चर कंप्लीट किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।